हेलो गाइस। तो गाइस आज हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर का, क्लास 11th का, जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस और हम देखेंगे आपका काइनेटिक गैस इक्वेशन, ठीक है। और कुछ हम प्रीवियस ईयर का सवाल भी लेंगे, ठीक है। तो एवरेज यहाँ पर हम कवर करेंगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ना, एवरेज स्पीड, RMS वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और जिसको आप रूट मीन स्क्वायर स्पीड भी बोलते हो, ठीक है। तो हम कुछ टॉपिक यहाँ पर कवर करेंगे, फिर इसके बाद हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए देखते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, यानी गैस का काइनेटिक थ्योरी। यानी काइनेटिक मतलब समझ में आ रहा है आपको कि कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है गैस के पास। यानी गैस का जो काइनेटिक एनर्जी, यानी जो गैस जो रैंडमली मूव करते हैं इधर उधर, तो उसका हम क्या देखेंगे ना, काइनेटिक। यानी उसका कैसे मूवमेंट होता है, उसका वेलोसिटी क्या होता है, उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ये सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, तो पहले तो इसका हम ये जो थ्योरी क्या कहता है, गैस के ऊपर ही कहता है। तो किसके बेसिस पे कहता है? काइनेटिक के ऊपर, है ना। तो इसका कुछ एजम्पशन है, या तो फिर कह सकते हैं पोस्टुलेट, जो कि पूछ लेता है बोर्ड में, ठीक है। हेडिंग डालें पोस्टुलेट, हम पहले समझेंगे वो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पोस्टुलेट्स, इसका कुछ पोस्टुलेट्स यानी कुछ कह सकते हैं आप एजम्पशन, जो कि माना गया है ना, गैस का काइनेटिक के ऊपर कुछ एजम्पशन रखा गया कि जो गैस रैंडमली इधर उधर मूव करते हैं तो वो सबका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, वो हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, आपको पता है गैस, यानी आपको समझ में आ रहा है कि गैस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, और रैंडमली इधर उधर मूव करते हैं, ठीक है। रैंडमली इधर उधर डिफरेंट डायरेक्शन में वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब ये जो मूव करते हैं मतलब कुछ एनर्जी भी क्रिएट होगा, काइनेटिक एनर्जी है ना, वेलोसिटी होगा, सब कुछ। तो ये सब का पूरा हम देखेंगे उसका प्रॉपर्टीज, ठीक है। मतलब कुछ एजम्पशन रखा गया गैस के ऊपर, वो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पहले तो सिंपल कहो कि गैस का कुछ उसका प्रॉपर्टीज यहां पर रखा गया है एजम्पशन में, ठीक है। देखो, पहला तो पॉइंट ये कहा गया कि एवरी गैस, ध्यान सुनना, इसको पहले समझ जाओ। एवरी गैस मेड of small particles, जिसको हम बोलते हैं called molecules। ध्यान सुनना, एवरी गैस, सभी प्रकार का गैस आपका स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। अब ध्यान सुनना, दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड बाय लॉन्ग डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय लॉन्ग डिस्टेंस। अब जो आपका गैस होता है, गैस का जो मॉलिक्यूल्स होता है, उनका बीच का जो डिस्टेंस होता है भाई बहुत दूर होता है। मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड बाय लॉन्ग डिस्टेंस। सेपरेटेड कैसे होता है? लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब पता है ना, गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स बहुत दूर होते हैं, है ना। तो दोनों का बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आप कह सकते कि एक्चुअल वॉल्यूम लिख दो। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज negligible as compared to the total
टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके पास बहुत गैस है तो उसका जो एक मॉलिक्यूल, इसका जो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, मतलब आपके पास अगर मान लो पूरा इतना वॉल्यूम का गैस है तो उसका जो एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा लगभग नेग्लिजिबल होगा, यानी उसको हम गिनती नहीं कर सकते, मतलब गिनती नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल समझ में आ रहा, मतलब नहीं है, ना के बराबर वॉल्यूम होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम, बहुत स्मॉल होता है। कि बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। टोटल वॉल्यूम, जो गैस का टोटल वॉल्यूम है, वो टोटल वॉल्यूम से एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, है ना, हटाएंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये कहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि मैं यहां पर बताया कि मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड बाय लॉन्ग डिस्टेंस। अगर मॉलिक्यूल्स, ध्यान सुनना, अगर मॉलिक्यूल, गैसियस मॉलिक्यूल्स अगर बहुत दूर दूर है तो क्या भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन हो पाएगा? नहीं होगा, नेग्लिजिबल होगा, यानी बहुत दूर दूर मॉलिक्यूल्स है ना, तो ये दोनों का बीच का मतलब कुछ इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि बिटवीन मॉलिक्यूल्स और एमंग द मॉलिक्यूल्स, कहो एमंग द मॉलिक्यूल्स, there are no force of attraction or repulsion, attraction and repulsion। ठीक है, कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये सब एजम्पशन है, मतलब गैस के ऊपर रखा गया कुछ एजम्पशन, कुछ मतलब समझ में आ रहा है ना, एजम्पशन रखा गया, थ्योरी दिए। ठीक है, पोस्टुलेट्स। ठीक है, चलिए इतना लिख लें, फिर हम आगे करेंगे। ठीक है, पॉइंट्स नोट करते जाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट कि मॉलिक्यूल्स, ध्यान सुना, मॉलिक्यूल्स आर randomly moved तो आपको पता है जो गैसियस स्टेट में जो होते हैं मॉलिक्यूल, वो सब क्या होते हैं, मैं अभी बताया कि रेंडमली मूव करते हैं, इधर उधर जिधर सब तरफ। ठीक है, इधर उधर करते रहते हैं, है ना, सबका डायरेक्शन सेम नहीं होता है, कोई इधर जा रहा है तो कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो सबका डायरेक्शन अलग अलग होता है मॉलिक्यूल सबका। ठीक है, अगर सबका डायरेक्शन अलग अलग है तो भाई क्या कोलिजन हो पाएगा? टकरा सकते हैं ना, अगर डायरेक्शन इधर उधर तो आपस में मस्त कोलाइड हो सकते हैं। तो हम क्या मैं लिखा, मॉलिक्यूल्स आर रेंडमली मूव्ड hence they collide to each other। सो आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं, है ना भाई। तो अलग अलग डायरेक्शन है तो ऑब्वियसली आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे, कोलाइड होंगे। मॉलिक्यूल मतलब देखो, ये जो गैस मॉलिक्यूल आपस में तो टकराएंगे, और प्लस आपका जो वॉल में अगर मतलब आपका जो कंटेनर है, कंटेनर में अगर गैस को रखते हो तो इस गैस, ये जो कंटेनर का वॉल में भी कोलाइड करेंगे, है ना, टकराएंगे, स्ट्राइक करेंगे यहाँ पर भी। ठीक है, सिंपल कहता है। चलिए इतना दूर तक समझ में आ गया। हाँ, और एक एजम्पशन रखा गया कि जो आपका जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होता है, ध्यान सुनना, जो आपका गैसियस मॉलिक्यूल होता है, ध्यान सुना, जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होता है आर सपोज किए, मैं नहीं कर रहा हूं ये, मैं नहीं कह रहा हूं, ये थ्योरी कहता है, आर supposed to rigid sphere, elastic, are supposed to perfectly, लिख दो, perfectly elastic sphere। ठीक है, अब
ये माना गया कि आपके जो गैसियस मॉलिक्यूल्स को आप कंसीडर कर सकते हो कि एक इलास्टिक बॉल टाइप का है, स्पीयर टाइप का, ऐसे ये आप मान सकते हो एक गैसियस मॉलिक्यूल्स, एक इलास्टिक बॉल कह सकते हैं, है ना। क्यों ऐसे माने? क्योंकि जैसे हम इलास्टिक बॉल क्यों, क्योंकि भाई अगर ये इधर उधर दौड़ता है, इधर उधर दौड़ता है, मूव करता है, तो भी उसका कुछ एनर्जी वेस्ट नहीं होगा। जैसे बॉल का होता है ना, फेंक दो तो ऐसे ऊपर नीचे दौड़ता रहता है, इधर उधर उधर, तो उसका एनर्जी खत्म नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार मॉलिक्यूल्स भी ऐसे होता है कि थोड़ा भी हम उसको हीट दे देंगे तो इधर उधर दौड़ने लगता है, यानी उसका कुछ एनर्जी वेस्ट नहीं होता है भाई, है ना। मतलब समझ में आ रहा है? मान लो आपके पास ये एक वेसल है, ठीक है, अब यहाँ पर एक क्या है, गैस मॉलिक्यूल से अगर हीट दे दिए तो इसका एनर्जी बढ़ गया, तो टकराता है, फिर आता है, फिर इधर उधर टकराता है, इधर उधर सब जाता है, लेकिन उसका एनर्जी कुछ लॉस नहीं होता। क्यों लॉस नहीं होता है भाई? क्योंकि ये इलास्टिक, हम इसको परफेक्टली इलास्टिक मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहे थ्योरी कि आप मॉलिक्यूल, गैसियस मॉलिक्यूल्स को इलास्टिक बॉडी के रूप में लेना, ठीक है, जिससे क्या होगा ना कि उसका एनर्जी कुछ लॉस नहीं होता है, ठीक है। अगर कंटेनर में कोई गैस मॉलिक्यूल्स है तो उसका एनर्जी लॉस नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट एजम्पशन रखा गया कि अगर आप गैसियस मॉलिक्यूल्स को हीट देते हो तो उसका, ध्यान सुनना, उसका काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगा। अगर मान लो आपके कंटेनर में गैस है, तो इसको अगर जितना आप हीट दोगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी उतना बढ़ेगा, दौड़ेंगे इधर उधर, भागेंगे, ठीक है। तो ये कहानी कहता है, ये भी एजम्पशन रखा गया कि अगर आप सिंपल कि एब्सोल्यूट, ध्यान सुनना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस, ठीक है। तो सिंपल एजम्पशन जो कि आपका सब जगह पूछ लेता है भाई, इवन आपका बीएससी में भी पूछ सकता है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का उसका एजम्पशन लिखो, या तो फिर उसका पोस्टुलेट्स क्या है। यानी सिंपल भाई पोस्टुलेट का मतलब समझ सकते हो कि जो गैस का जो काइनेटिक्स के ऊपर क्या बताया है ना, क्या क्या एजम्पशन रखा गया, यानी धारणा क्या क्या रखा गया, ठीक है। तो ये कहानी आपका होता है। चलिए अब इसके बाद तो हम नेक्स्ट करेंगे कि ये जो काइनेटिक का कहानी है कि गैस हीट दे रहे हो तो गैस इधर उधर मूव कर रहा है, उसका एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, बहुत प्रकार का एनर्जी हो रहा है। अरे भाई कोई गैस या कोई भी पार्टिकल अगर मूव करता है उसका एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी, स्पीड, सब कुछ होता है। तो यहाँ पर एक इक्वेशन रखा गया कि जो ये आपका जो गैस है इधर उधर दौड़ रहा है, ठीक है, यानी काइनेटिक्स है, ठीक है। तो उसका एक क्या रखा गया, एक इक्वेशन रखा गया कि उसका नाम दे दिए काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक किस लिए? क्योंकि स्पीड है, गैसियस मॉलिक्यूल्स का स्पीड है, सो इसलिए काइनेटिक रखा गया, ठीक है। चलिए क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं तो ऑब्वियसली उसका काइनेटिक एनर्जी होगा, इसलिए काइनेटिक गैस इक्वेशन रखा गया। और वो इक्वेशन रखा गया, इसका हम डेरिवेशन भी कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे, आपका सिलेबस में ये जरूरी नहीं है, बोर्ड में भी नहीं पूछता है, ये बीएससी में पूछ सकता है 1/3 mnc²। तो ये एक काइनेटिक गैस इक्वेशन होता है। वैसे इसको डेरिवेशन भी कर सकते हैं हम, बहुत लंबा होता है, ठीक है। तो इसका हम डेरिवेशन हम मतलब 11th में ये नहीं पूछेगा। तो ये होता है आपका P मतलब प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस यानी गैस का प्रेशर। और V आपका होता है वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। ये 1/3 तो आपका ये वो है, स्केलर है। अब M होता है मास ऑफ गैस। N आपका होता है, ध्यान सुनना, ये N होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वॉल्यूम, ध्यान सुनना, इन वॉल्यूम भी, यानी आपका जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो वॉल्यूम ऑफ गैस में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो ये आपका N होता है। हाँ अब देखो ये जो C है ना, यहाँ पर जो C है, ये C को हम बोलते हैं
रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और स्पीड कहो, ठीक है। ये हम बाद में अभी डिस्कस करेंगे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होता है या तो फिर रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होता है, अब हम डिस्कस करेंगे। बस इसको थोड़ा दिमाग में रख लो, कई बार पूछ लेगा शॉर्ट क्वेश्चन में काइनेटिक गैस इक्वेशन का इक्वेशन क्या है बोलेगा, तो आपको ये याद होना बहुत जरूरी है। PV इक्वल टू, ये कई बार यहाँ पर सी जगह पर ना म्यू इस टाइप का भी लिख देता है और भी टाइप का भी लिख देता है, ऐसे भी टाइप का ऐसे, ठीक है। देखना, चलिए अब ये कहानी होता है आपका काइनेटिक गैस इक्वेशन। अब हम समझेंगे कि रूट मीन, वैसे ये ध्यान देना, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये सब हम आगे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर गैस करेंगे ना, तो वहाँ पर पूरा क्लियर होगा भाई, क्योंकि वहाँ पर हम ग्राफ से समझाएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर बस इतना समझो कि ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड होता है। अब कैसे उसका क्या होता है, हम कैसे अप्लाई करेंगे मैं बताऊँगा। हो गया इतना, चलिए अब हम देखेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होता है। पहले तो हम देख लेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी, यानी हाँ, और एक ठो एजेंशन में मैं छोड़ दिया, इसको थोड़ा नोट करो तो अभी याद आ रहा है कि ध्यान सुनना कि ध्यान सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने छोड़ दिया कि डिफरेंट गैसेस का डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होता है, डिफरेंट गैसेस का डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होता है। सभी गैस का कह सकते हैं अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। सभी गैस का अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होता है और कह सकते हैं उसका स्पीड डिफरेंट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मान लो आपके पास नाइट्रोजन है, Cl2 है, तो भाई ये दोनों अगर गैस में प्रेजेंट है यानी कंटेनर में प्रेजेंट है, तो भाई इसका जो मूवमेंट होगा वो डिफरेंट होता है। वो डिपेंड करेगा ये दोनों का नेचर के ऊपर। हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ेंगे पूरा कहानी, तो इतना याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग गैस का अलग अलग काइनेटिक एनर्जी या तो फिर स्पीड या तो फिर कह सकते हैं वेलोसिटी डिफरेंट होता है, टोटली डिफरेंट होता है भाई, नोट करना, ठीक है। ये नोट कर लिए, चलिए मिटा दें इसको। चलिए अब हम थोड़ा देखते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, फिर हम जाएंगे रूट मीन स्क्वायर। अब दोनों साथ में देख लेते हैं, चलो दोनों वैसे साथ में ही आएंगे, तो मैं उसका पूरा डेरिवेशन नहीं करूंगा, ठीक है। चलो रूट मीन स्क्वायर स्पीड एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी लिखें, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। रूट मीन स्क्वायर स्पीड और वेलोसिटी लिख सकते हो, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों का साथ में हम एक फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। ध्यान सुनना, अब मान लो आपके पास एक कंटेनर है या तो फिर वेसल है, यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है भाई, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, जो भी अलग अलग गैस प्रेजेंट है, ठीक है। ध्यान सुनना, मान लो यहाँ पर N1 मॉलिक्यूल्स है, N1 मतलब नंबर ऑफ मोल्स है ना, N2 है, ध्यान सुनना, N1 है, N2 है, N1 मतलब नंबर ऑफ मोल्स, N मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, यानी अलग अलग है। मान लो यहाँ पर क्लोरीन है तो यहाँ पर नाइट्रोजन है, मान लो यहाँ पर हीलियम है, ध्यान सुनना, हीलियम है, ऐसे बहुत प्रकार का गैस है और सभी गैस का नंबर ऑफ मोल्स इतना है, मतलब इतना मॉलिक्यूल्स आपका प्रेजेंट है, बहुत सारे हैं ऐसे, मतलब N तक है, कहाँ तक है, N तक है। और मान लो N1 का स्पीड है, N1 का स्पीड मान लो V1 है, N1 का स्पीड या तो फिर कह सकते हैं वेलोसिटी V1 है, इसका स्पीड क्या है, इसका स्पीड V2 है, इसका स्पीड क्या है
इसका स्पीड v3 है, ठीक है। इसे इसका स्पीड हो गया मान लो vn है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, तो अगर मैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लिखूं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², होता है ना, ठीक है। तो हाफ mv², तो ये n1 मॉलिक्यूल्स का है ना, ये n1 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, यानी फर्स्ट मॉलिक्यूल्स मतलब यहाँ पर ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, एक नंबर गैस का, मान लो क्लोरीन का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है, मॉलिक्यूल्स कितना प्रेजेंट है यहाँ पर, ये सब वैसे ये सब मिक्सचर है, बहुत सारे मिक्सचर, ठीक है। अब देखो अगर मैं सबका निकालूंगा फुल पूरा, मतलब पूरा ये सबका काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा तो सभी का इसका प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी पूरा Vn तक हम करेंगे, है ना। तो अगर मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा, ध्यान सुनना, यानी पूरा ओवरऑल गैस का अगर मैं क्या करूंगा काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा तो हाफ तो हो जाएगा, हाफ mv², v पहला वाला मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी क्या है v1 है, तो v1²। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर मॉलिक्यूल्स कितना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ध्यान देना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n1 है। तो भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब समझना बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, मान लो क्लोरीन है तो क्लोरीन बहुत सारा है, तो एक क्लोरीन का ये होता है आपका मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर क्या बोला है, n1 का बोला है, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, n1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, n1 1/2 mv1², फिर ऐसे n2 हाफ mv2², फिर n3 हाफ mv3², ठीक है, ऐसे जाएगा आगे, ठीक है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी आपका निकल के आएगा, देखो यहाँ पर हाफ m सभी में कॉमन दिख रहा है, तो हाफ m में आगे रखा तो बच रहा है n1 v1², फिर n2 v2², फिर n3 v3², ठीक है, ऐसे जाएगा पूरा, ठीक है। ये तो आपका सिंपल काइनेटिक एनर्जी हो गया। अगर आपके पास मिक्सचर ऑफ गैस है तो ये फॉर्मूला डालना है काइनेटिक एनर्जी, वैसे ये यूज नहीं होता है। चलो अब एवरेज अगर मैं निकालूंगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा तो क्या एवरेज कैसे निकाल सकते हैं भाई, कि काइनेटिक एनर्जी में n डिवाइड कर दो, काइनेटिक एनर्जी में n डिवाइड कर दो, क्योंकि एवरेज कैसे निकालते हैं, ये सब में कितना टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मान लो n है, कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, n है, तो n डिवाइड कर दो काइनेटिक एनर्जी में, तो n इधर डिवाइड कर सकते हो या तो फिर इधर कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इधर n डिवाइड कर दो ना, समझ में आ रहा है ना। यानी आपका जो काइनेटिक एनर्जी आया, ई के भी हम डिनोट करते हैं काइनेटिक एनर्जी को, है ना। तो इसमें सिंपल आपको क्या करना है, डिवाइड करना है क्या, n, क्या डिवाइड करना है, n मतलब समझना, n मतलब n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस यानी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है ये आपका n होता है, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना, ये सब में क्या करना है, n डिवाइड कर दो, यानी हाफ हो गया m हो गया, अब n1 v1² n2 v2² और n3 v3² प्लस और जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस तो ये आपका एवरेज काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्म है, कह सकते हैं। ये फॉर्मूला भी यूज करना हो तो कर लो, तो ज़्यादातर तो हम यूज नहीं करेंगे। अब ध्यान सुनना, अब ये जो होता है ना, ये जो टर्म है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम क्या, ये इसको मिटा दें, चलिए इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मीन स्क्वायर स्पीड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम मीन स्क्वायर स्पीड कहते हैं। ये टर्म को हम मीन स्क्वायर स्पीड कहते हैं, मीन स्क्वायर स्पीड कहते हैं। वैसे इसका कुछ हम फॉर्मूला ही नहीं लिखेंगे, मीन स्क्वायर स्पीड बोलते हैं, ठीक है। अगर इसमें अगर हम रूट दे देते हैं, इसमें अगर हम रूट दे देते हैं, ध्यान सुनना, अगर इसमें हम रूट दे देते हैं
n1 v1 स्क्वायर, n2 v2 स्क्वायर और n3 v3 स्क्वायर प्लस डट डट डट, और नीचे आपका है n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डट डट। इसमें अगर हम रूट दे देते हैं तो भाई ये हो जाता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को, इसको हम डिनोट करते हैं c में, किसमें, c में, स्मॉल c में। तो भाई ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और स्पीड। वैसे इसका और एक फॉर्मूला है जो कि हम ज़्यादातर यूज करते हैं, इसको थोड़ा नोट कर लेना, इसको हम डिराइव नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट, डिराइव करने का जरूरत नहीं, इसको थोड़ा याद कर लो, दोनों यूज करेंगे, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर आपका ये यूज होता है, ठीक है। 3RT/m का रूट ओवर, ये हम यूज करेंगे, ठीक है। ये क्या होता है भाई, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इसको मिटा दिए। चलिए, तो हम ज़्यादातर ये यूज करेंगे, तो इसको हम वैसे RMS वेलोसिटी भी बोल देते हैं, शॉर्टकट है ना, और वेलोसिटी जगह पर आप स्पीड भी कह सकते हो, RMS वेलोसिटी और स्पीड कहो, ठीक है। हो गया भाई। चलिए, यहाँ पर मैं ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैक्सवेल में हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स फिर, तो मैक्सवेल में भी ये फॉर्मूला सब आएगा, तो ठीक है। तो ये समझ जाना कि रूट मीन स्क्वायर एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो मैं बता दिया, रूट मीन स्क्वायर स्पीड का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 3RT/m। R आपका है ना गैस कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट मैं आपको आगे से बता चुका हूँ गैस कांस्टेंट के बारे में। T आपका टेम्परेचर, और हमेशा टेम्परेचर जो है ना केल्विन में लेना, और m आपका मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, ठीक है। तो इस इतना नोट करो। अब देखो और एक तो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान सुनना। अब हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी, क्या देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी। हाँ, मैं एक चीज आपको यहां पर बताया, हाँ ये यहां पर एक चीज लिखा था मैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ना, मतलब काइनेटिक एनर्जी में हम क्या किए, n डिवाइड किए तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आया, है ना। कौन सा फॉर्म में था भाई, कौन सा फॉर्म में था, ये वाला था ना, 1/2m, यहाँ पर था n1 v1 स्क्वायर, n2 v2 स्क्वायर प्लस n3, ऐसे था n3 v3 स्क्वायर प्लस डट डट डट, नीचे था n1 n2 और n3 प्लस डट, इस प्रकार का था। इसको हम काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर n हम डिवाइड किए ना, तो वैसे ये आपका क्या आया, हम n टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड किए तो ये आपका आया एवरेज काइनेटिक एनर्जी। टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब समझना कि यहाँ पर जो पहला वाला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दूसरा वाला, तीसरा वाला, तो ये अलग अलग डिफरेंट गैस है। मान लो ये पहला गैस का है, गैस 1 का, ये गैस 2 का, ये गैस 3 का, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट गैस है, तो सबका अलग अलग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो सबको सम कर दिए, है ना, क्योंकि हमको एवरेज चाहिए तो सम कर दिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी को हम इस प्रकार डिनोट करते हैं, है ना, ये बार देते हैं, ई के ऊपर बार, ठीक है, ये नोट करना। वैसे इसके रिलेशन से हम निकाल सकते हैं और एक फॉर्मूला, ई के बार इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं भाई, देखो भाई, अब अगर ये इक्वल टू सी हुआ, सी मतलब आरएमएस वेलोसिटी, ठीक है, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिर्फ अगर इसके जगह पर हम लिखेंगे तो भाई ये रूट को उधर फेंक देंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी ओवरऑल आपको मिल जाएगा 1/2m, और इसके जगह पर हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर। तो भाई एवरेज काइनेटिक एनर्जी का और एक फॉर्मूला आ गया ना, हाफ एम सी स्क्वायर, हाफ एम सी स्क्वायर, ये होता है आपका एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा ना। ये रूट को अगर मैं इधर फेंक देता हूं तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां पर बस ये बचेगा ना, रूट के अंदर जो है, रूट के अंदर वाला ये है, तो इसके जगह पर मैं सी स्क्वायर लिख सकता हूं, ये लिख दिया। समझ में आ रहा है, बहुत इजी है, दिख रहा है, दिख रहा है।
समझ में आ रहा है पूरा क्लियर बात है? चलिए अब इतना आपको समझ में आ गया। चलिए ये फॉर्मूला नोट करते जाना, इसको नोट करो, इसको नोट करो, इसको नोट करो। चलो अब हम देखेंगे जो अभी हम बताए यहाँ पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, कुछ कुछ फॉर्मूला यहाँ पर जो आ रहा है वो सबको ना फिट कर लो दिमाग में, आगे बहुत काम आएगा। अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन एवरेज, रिलेशन बिटवीन ऐसे लिख दो ना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, वैसे इसका सिंपल है, मैं आपको एक इक्वेशन बता देता हूं, याद कर लेना, जो बहुत काम आएगा। एब्सोल्यूट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT बाई एवोगाड्रोज नंबर, इसको हम बोलते हैं Na। ठीक है, इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3/2 KT, 3/2 KT। अब ये रिलेशन होता है, ये आपका क्या होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी और ये आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, यहाँ पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी मॉलिक्यूल्स का बढ़ेगा। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है। ठीक है, अब ध्यान सुना, यहाँ पर जो K है, K यानी आपका ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू है, यानी जो आपका K है क्या है, R बाई जो आपका Na है, R बाई जो आपका Na है, ये आपका K होता है। वैसे K को हम कांस्टेंट बोलते हैं, इसका नाम भी है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, इसका वैल्यू भी होता है 1.3, क्या होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ठीक है, ये याद करना तो कर लो, वैसे ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये याद कर लो। ठीक है, चलो अच्छा अब हम कुछ सवाल करेंगे, ये हो गया, लिख लिए। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए फॉर्मूला समझ में आ गया, क्या क्या फॉर्मूला यहाँ पर आपको बताया। ठीक है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम कुछ सवाल करते हैं। हाँ, और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी समझे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी समझे, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी समझे, और रूट मीन स्क्वायर स्पीड समझे, और एक चीज़ आता है एवरेज स्पीड। अब भाई जो मैं आपको बता रहा हूँ एवरेज स्पीड या तो फिर रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ये आपको आगे समझ में आएगा जब हम मैक्सवेल, इसके बाद का लेक्चर में आपको पूरा डिटेल समझ में आएगा, ग्राफ के थ्रू समझाएंगे तो पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो अब और एक चीज समझो, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्यों कहा गया, अब ये आपको आगे समझ में आएगा, क्योंकि सभी गैस मॉलिक्यूल्स का स्पीड सेम नहीं होता है, सभी गैस का स्पीड सेम नहीं होता है, तो हम अल्टरनेट हम क्या करते हैं ना, एवरेज स्पीड निकालते हैं मॉलिक्यूल सबका। ठीक है, अब आपको आगे पूरा क्लियर समझ में आएगा, टेंशन मत लो, बस मैं जो बोल रहा हूँ वो समझो। एवरेज स्पीड को हम डिनोट करते हैं C के ऊपर बार, जैसे काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी में कैसे कहते थे, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर बार देते थे, यहाँ पर भी C के ऊपर बार, है ना, इज इक्वल टू होता है 8RT/πm। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट करना, ये आपको आगे भी मैं लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो। 8RT/πm। ठीक है, ये होता है आपका एवरेज स्पीड। अगर कोई मॉलिक्यूल्स का एवरेज स्पीड पूछे तो ये फॉर्मूला डालना। ठीक है, अगर आपको R दिया रहेगा, T दिया रहेगा, ये सब दिया रहेगा तो ठीक है, अप्लाई कर आप समझ जाएंगे सब कुछ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ। चलो, ये पहला तो नीट में पूछा था, ये कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। पूछा था कि बाय व्हाट फैक्टर डज
द एवरेज वेलोसिटी, देखो भाई स्पीड जगह पर वेलोसिटी दिया है वही सेम है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ gaseous molecules increase when the pressure when the absolute temperature is doubled. ठीक है ना। चलो ऑप्शन दिया है 1.4, 2.0, सी नंबर दिया 2.8 और डी नंबर दिया है 4.0। ये 2011 में पूछा था नीट में, 2011 को पूछा था। चलो करो, अब देखो यहां पर थोड़ा समझो। बोल रहा है कि व्हाट फैक्टर डज द एवरेज वेलोसिटी यानी ये वाला है ना, एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स है इंक्रीज व्हेन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डबल। क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास गैसियस मॉलिक्यूल्स है, यानी गैसियस मॉलिक्यूल्स का अगर उसका टेम्परेचर अगर डबल होता है तो उसका एवरेज वेलोसिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, कितना फैक्टर पड़ेगा, वो आपको निकालना है। फैक्टर दे दिया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब हम जानते हैं एवरेज स्पीड यानी सी बार इज इक्वल टू आपका होता है 8RT बाई पाई एम। जैसे कि बोल दिया कि टेम्परेचर आपका क्या होगा ना, डबल होगा यानी 2T होगा। तो भाई यहां पर हम लिख सकते हैं सी बार इज इक्वल टू ये हुआ। तो भाई देखो हम 8RT हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8RT जगह पर हम 2T लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर पाई एम, ठीक है, इसका रूट। अब देखो 2T हो गया ना। अगर मैं 2 को अलग कर दूं 8R कर दूं 8RT कर दूं और इधर आपका पाई एम है, ठीक है, इसका रूट कर दूं और रूट को इधर लिख सकता हूं रूट 2 को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो अगर गौर से देखेंगे सी बार इक्वल टू हमारा जो मेन फॉर्मूला था ये था, तो इसके जगह पर हम सी बार लिख सकते हैं। तो भाई इसके जगह पर हम सी बार दे सकते हैं। इतना सुंदर सवाल था, है ना। इसके जगह पर हम सी बार दे सकते हैं क्योंकि इसका फॉर्मूला ही आपका एवरेज स्पीड होता है। तो सी बार तो वही तो हमको देखना है ना कि इसका कितना फैक्टर होगा अगर टेम्परेचर डबल हो रहा है। अगर टेम्परेचर डबल हो रहा है तो ये आपका क्या होता है, एवरेज स्पीड के ऊपर कितना इफेक्ट कर रहा है ना, वही फैक्टर हमको चाहिए। तो अब यहाँ पर √2 का वैल्यू क्या होता है, 1.4 कितना होता है ना, 1.4 होता है। तो यहाँ पर √2 का वैल्यू 1.4 होता है और सी बार यानी आपका जो एवरेज स्पीड का कितना फैक्टर हो रहा है 1.4, यानी 1.4 आपका एवरेज स्पीड बढ़ेगा, है ना। 1.4 एवरेज स्पीड बढ़ेगा आप कह सकते हैं अगर टेम्परेचर डबल हुआ तो, ठीक है। तो ये 1.4 होगा आपका आंसर, ठीक है। तो आपका 1.4 ये, ठीक है ना। इस प्रकार कर सकते हैं। चलिए अब दिमाग वाला हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। चलिए ये लिख ले, पहले लिख लें, इतना दिख रहा है देख लेते हैं। और 20 मिनट है, जल्दी 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 लिख ले, हो गया। चलिए अब नेक्स्ट हम सवाल लेंगे। देखो इफ लिखें, इफ टेम्परेचर change from 27 डिग्री सेल्सियस to
127 डिग्री सेल्सियस, ध्यान सुनना, द रिलेटिव परसेंटेज, ध्यान सुनना, द रिलेटिव परसेंटेज चेंज इन RMS यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इज कितना होगा आपको निकालना है। फर्स्ट आपको 1.56 बी ऑप्शन दिया है, आपको 2.56 सी ऑप्शन दिया है, 15.6 और डी ऑप्शन दिया है 82.4। ये JEE में पूछा था, JEE में 2010 में। चलिए पहले क्वेश्चन को समझो, क्या पूछा है, क्या बोल रहा है, पहले समझो। ठीक है, क्या बोला है कि अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कोई गैसियस मॉलिक्यूल्स, ध्यान सुना, अगर कोई गैसियस मॉलिक्यूल्स पहला था 27 डिग्री सेल्सियस और वो चेंज हुआ किसमें ना, आपका 127 डिग्री सेल्सियस चेंज हो रहा है। ठीक है, बोल दिया है। ठीक है, अब द रिलेटिव परसेंटेज आपको निकालना है इन RMS वेलोसिटी में, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में उसका रिलेटिव परसेंटेज चेंज निकालना है, यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है, यहां से जब यहां टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो कितना चेंज हो रहा है, परसेंटेज आपको चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब रूट मीन स्क्वायर यानी RMS का मैं फॉर्मूला क्या बताया, C होता है, क्या होता है 3RT/m बताया था ना, 3RT बाई क्या होता है आपका m। चलो ठीक है, क्लियर बात। ठीक है, हमको टेम्परेचर दिया है भाई 27 डिग्री, यानी आप केल्विन में करोगे तो क्या होगा भाई, 27 में 273 को ऐड कर दोगे तो मिलेगा क्या, 300 केल्विन। ठीक है, मैं बताया हूं कि हमेशा केल्विन में लेना। 127 है तो हम लेंगे क्या, प्लस करेंगे ना, प्लस हम करेंगे 273 ऐड करेंगे तो भाई ओवरऑल आपको 400 ही मिलेगा, 400 केल्विन। ठीक है, अब देखो 3R/m टेम्परेचर कितना है भाई, टेम्परेचर पहला वाला देखो, पहला वाला देख रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर पहला वाला एट, ध्यान सुनना, एट 27 डिग्री सेल्सियस गैसियस वाला देख रहे हैं, पहला वाला गैस का देख रहे हैं, जहां पर की टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 3R/m टेम्परेचर है आपका कितना, 300 केल्विन, 300 केल्विन, इसका क्या है रूट कर दो। ठीक है, अब मान लेता हूं कि ये इतना को मैं x मान लेता हूं, ये हमको नहीं पता है, छोड़ो मॉलिक्यूलर मास क्या गैस दिया है हमको, मॉलिक्यूलर मास नहीं पता, तो इसको मान लेता हूं x, तो बचेगा क्या 300, तो 300 के ऊपर क्या लगेगा रूट, और इसको मान लेता हूं मैं ये टर्म को x। ठीक है, 300 का होता है आपका 17.3x। ठीक है, 300 का रूट ओवर का वैल्यू कितना होता है 17.3x। तो ये पहला वाला का RMS निकला, यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इतना निकला, पहला वाला, यानी जब ग्राउंड स्टेट में था, स्टार्टिंग में जब था इतना, चेंज जब हुआ यानी आप निकालेंगे एट 127 डिग्री सेल्सियस में निकालेंगे। ठीक है, वही सी का वैल्यू 3RT जगह पर डाल दो, वैल्यू क्या है 400 है, तो 400 बाई क्या हो जाएगा m का रूट ओवर। अब ये भी हमको नहीं पता तो इसको हम मान लेते हैं x, ये पूरा रूट को x मान लेते हैं, बचेगा सिर्फ 400 का रूट, इसको बाकी का x मान लेते हैं, 400 का होता है 20x हो गया। समझ में आ गया। चलो इनिशियल में था इसका, ये आपका इनिशियल है, ये आपका फाइनल है। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर में उसका था RMS का वैल्यू 17.3x, फाइनल पहुंचा तो इतना हुआ, तो भाई चेंज कितना हुआ, यानी इंक्रीज कितना हुआ, यहां से जब यहां गया तो उसका RMS कितना इंक्रीज हुआ भाई, तो क्या करोगे फाइनल से इनिशियल को माइनस कर दोगे, यानी अगर मैं यहां पर इंक्रीज निकालूंगा, इंक्रीज ऑफ RMS निकालूंगा तो क्या करूंगा मैं 20x से माइनस 17.3x को माइनस कर दूंगा कि नहीं। ठीक है, तो ये कहानी तो ठीक है, चलो ये माइनस कर दूंगा तो 2.7x हो जाएगा,
है ना, 2.7x हो जाएगा, दिख रहा है। चलिए अब इंक्रीज तो उतना हुआ, लेकिन हमको परसेंटेज चेंज निकालना है ना। हाँ, हमारा 2.7x ये इंक्रीज इतना हुआ, कितना परसेंट हुआ हमको निकालना, परसेंटेज चेंज हमको निकालना है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे हम, देखो अब हमको चाहिए परसेंटेज चेंज है ना, RMS का। ठीक है, चलो क्या करेंगे, देखो स्टार्टिंग में इसका ध्यान सुना, स्टार्टिंग में इसका पहला कितना था, इसका मतलब RMS का वैल्यू 17.3x था ना, ये था RMS का वैल्यू, RMS का वैल्यू। ठीक है, यानी स्टार्टिंग में था 17.3x। ठीक है, 17.3x था। अब जब फाइनल में पहुंचा तो उसका चेंज कितना हुआ, यानी ओवरऑल आपको चेंज कितना मिला, इंक्रीज कितना मिला, 2.7x। ओवरऑल आपको मिला RMS का वैल्यू इतना। तो ये करोगे ना भाई, मार्क्स का परसेंटेज निकालना आता है, उसी के अनुसार तो इंटू 100 कर दो। तो ये सबको कैलकुलेशन करोगे तो आपको लगभग मिलेगा 15.6 मिलेगा, 15.6। एक्सेस कट जाएगा, बाकी को कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मिलेगा क्या, 15.6, इतना परसेंटेज RMS मिलेगा। कहाँ गया ये समझ में आ रहा है। बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, है ना। चलो और एक दो ठो कर लेते हैं। चलिए एक पूरा आसान सवाल मैं आपको पूछता हूं, जो कि नीट में पूछता है। ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स का कहानी में 2 ठो बताया, 2-3 ठो बताया। अब न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, आगे करेंगे सब। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ थियोरेटिकल सवाल देता हूं जो कि नीट में पूछ चुका है, बताना। क्वेश्चन बड़ा है ना, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। चलिए, ये बहुत पहले पूछा था कि एक क्लोज फ्लास्क contains water in all its three state solid, liquid and vapor at 0 degrees Celsius. In this situation, the average kinetic energy of water molecules will be, ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है ग्रेटेस्ट इन ऑल द 3 स्टेट, greatest in all the 3 states, greatest in vapor state, greatest in liquid state। ठीक है, ये बोल रहा है, मैं सुनना क्या बोल रहे हैं, बहुत सिंपल है। 1992 नीट में पूछा था,
नीट में याद कर लो 1992 में, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि एक क्लोज फ्लास्क है जिसमें कि वाटर इन ऑल 3 स्टेट, वाटर का 3 ठो, एक मतलब सिंपल समझो कि एक कंटेनर है और ये कंटेनर में वाटर भी है ना, वाटर भी, ये आपका मान लो ये वाटर है, इतना वाटर है और उसका वेपर भी है ऊपर, ठीक है, और उसका सॉलिड स्टेट में भी है, यानी 3 ठो स्टेट है वाटर का। एक तो गैसियस है यानी वेपर स्टेट में है, एक सॉलिड यानी आइस फॉर्म में और एक लिक्विड फॉर्म में, है ना। तो उसका बोल रहा है कि वो सिचुएशन में एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर का क्या होगा, विल बी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी क्या होगा, ग्रेटेस्ट इन ऑल द 3 स्टेट, क्या तीनों स्टेट का ज्यादा होगा काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी, या तो फिर ग्रेटेस्ट इन वेपर स्टेट यानी वेपर स्टेट का ज्यादा होगा, या तो फिर ग्रेटेस्ट इन लिक्विड स्टेट। ऑब्वियसली भाई काइनेटिक एनर्जी वेपर का ही ज्यादा होगा ना, वेपर स्टेट में गैसेस मॉलिक्यूल दौड़ते रहते हैं बहुत स्पीड में, है ना, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है, ठीक है। इतना सिंपल सवाल दिया है। समझ में आ रहा है ना, वेपर स्टेट का ज्यादा हुआ, क्योंकि भाई सॉलिड में तो मॉलिक्यूल सब चिपका हुआ होते हैं ना, बहुत स्ट्रांग हार्ड होते हैं, तो कैसे मॉलिक्यूल निकलेंगे भाई। एक तो जो आपका 0 डिग्री केल्विन है, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी पूरा आइस फॉर्म में हो गया है कहानी, ठीक है। तो गैसेस में थोड़ा तो ये वेपर है, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस है तो रैंडमली मूव कर सकते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू ज़्यादा होगा, ये दोनों से अगर कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा होगा, लिक्विड में तो नहीं होगा ना, ठीक है। हाँ, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हम यहाँ पर, अगर टेम्परेचर आ जाता तो भाई सबका सेम हो जाता फिर, है ना। चलिए ये हो गया कहानी आपका। नेक्स्ट और एक सवाल आपको पूछते हैं इसके जैसा, चलो इसी के जैसा एक सवाल मैं आपको देता हूं, और एक ठो 2008 में पूछा था। if a gas expand यानी एक्सपांड हो रहा है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर में एक्सपांड कर रहा है, इट इंडिकेट्स दैट, यानी ये क्या दर्शाता है, पहला ऑप्शन आपको बोला है काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है बोल रहे हैं, ठीक है। चलो प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज हो रहा है, ठीक, सी ऑप्शन दिया है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमेन्स सेम, ठीक है। चलो आप सोच रहे होगे 2 नंबर होगा कि प्रेशर आपका इंक्रीज कर रहा है तो सो इसी वजह से आपका गैस एक्सपांड कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं भाई, यहां पर टर्म देखो, वर्ड देखो, कांस्टेंट टेम्परेचर बोल दिया है, यानी आपका यहां पर एक कंटेनर में गैस है और यहां पर क्या आपका गैस है, ठीक है, यहां पर आपका गैस है और ये क्या कर रहा है, एक्सपांड कर रहा है, गैस क्या कर रहे हैं, एक्सपांड, गैसेस जो आपका मॉलिक्यूल्स है वो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं और एक्सपांड हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन बोल रहे हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर में, यानी यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा भाई वो कांस्टेंट है, तो हम आगे से पढ़ चुके हैं ना, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो भाई सभी मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी सेम होगा, सभी मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी सेम होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर है तो काइनेटिक एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, गैस का काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमेन सेम, यानी मॉलिक्यूल सबका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर दिया गया है, सेम टेम्परेचर, तो सेम ही आपका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। क्लियर बात।
समझ में आया ना? कांस्टेंट टेम्परेचर है तो काइनेटिक एनर्जी आपका सेम ही होगा। क्लियर बात? चलिए अब और एक सवाल देंगे। चलिए इतना बहुत है तो फाइनल हमारा कंप्लीट होता है ना। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस हम पोस्टुलेट्स करें उसका, और ये सब हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए। तो इसके बाद जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वहाँ से सवाल बनता है, घुमा फिरा के पूछ सकता है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। तो वहाँ पर भी हम ये 3 फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और स्पीड कहो, और हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी। हाँ, काइनेटिक एनर्जी देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।